अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज आप लोगों के लिए इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक पेश किया जाएगा, वो है ऑनर, उसकी काइंड्स, एसेंशियल्स भी आप और डिटेल में इंट्रोडक्शन भी करवाया जाएगा। सो फॉर एज ओनरशिप इज़ कंसर्न, ओनरशिप इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस representing the legal relationship between a person and a property. It encompasses a bundle of rights, privileges and duties that define the legal control and usage of a particular object or property. Ownership is a key component of property law, and understanding its essentials and various kinds is crucial for comprehending how property राइट्स आर स्ट्रक्चर्ड एंड एनफोर्स्ड। जहाँ तक इसका इंट्रोडक्शन रेलिवेंट है, मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोगों का ओनरशिप से मुराद ये लिया जाएगा कि किसी भी प्रॉपर्टी के साथ आपका रिलेशनशिप किस तरह का होगा जिससे कि ओनरशिप की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। नेक्स्ट, एसेंशियल्स जब हम ओनरशिप के पढ़ते हैं तो एवरीबॉडी नोज के एक प्रॉपर्टी का ओनर क्या कुछ कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी है तो पहला एसेंशियल क्या है? राइट टू पोजेशन, कि आप अपनी प्रॉपर्टी को पोजेस तो कर सकते हैं। अगर पोजेशन ही नहीं है आपका तो ओनरशिप के मेजर एसेंशियल में से एक एसेंशियल आपके पास नहीं है। तो राइट टू पोजेशन सबसे पहला और बेसिक एसेंशियल है। ओनरशिप एंटेल्स द राइट टू पोजेस द प्रॉपर्टी, मीनिंग द ओनर हैज द अथॉरिटी टू फिजिकली होल्ड एंड कंट्रोल इट। पोजेशन हाउएवर कैन बी सेपरेट फ्रॉम ओनरशिप। अब ये फॉर एग्जाम्पल, अगर पोजेशन, डेफिनेटली पोजेशन का मतलब ये नहीं होगा कि आप ऑनर हैं, लेकिन आप ऑनर हैं, इसमें आपका राइट टू पोजेशन भी होगा लाजमी। तो क्योंकि किराएदार भी पोजेशन में होता है, तो पोजेशन को हम ओनरशिप से सेपरेट भी कर सकते हैं। अब केस लॉ है इसके ऊपर, एग्जाम्पल मैंने लिख दी है कि वाइट लॉ, एशर वर्सेस वाइट लॉ का केस है। आप लोगों को एसेंशियल्स केस लॉ के साथ एक्सप्लेन की गए हैं। इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट पोजेशन इज अ प्रिमा फेसी एविडेंस ऑफ ओनरशिप अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूवन। द पोजेसर ऑफ द लैंड वाज प्रिज्यूम्ड टू बी द ओनर अंटिल समवन एल्स कुड प्रूव अ बेटर टाइटल। ये बेसिक लैंडमार्क लॉ है, 1865 में ये जजमेंट आई थी। नेक्स्ट एसेंशियल क्या है कि राइट टू यूज एंड एंजॉयमेंट। अब पोजेशन आपके पास है, पोजेशन तो दुकानदार के पास भी होती है अपने माल के बेचने की हद तक। अब चाहे वो आटा हो, दाल हो, शुगर हो, लेकिन जॉब क्या है? पोजेशन है। लेकिन उसको यूज़ और एंजॉयमेंट वाली बात उसमें नहीं शामिल, क्योंकि वो सेल परचेज के पर्पस के लिए रखा गया है। कैशियर मौजूद है, मैनेजर मौजूद है दुकान का। कर वो क्या सकते हैं कि अपने यूज़ में लाके उस प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन जो ओनर होता है उसके पास एक तो पोजेशन का राइट है। अब पोजेशन का राइट है तो वो जो मालिक है उस चीज़ का, जिसने उसे ओन किया है, तो वो उससे यूज़ भी कर सकता है और एन्जॉयमेंट का राइट भी उसका है। आप गाड़ी लेते हैं, गाड़ी को चलाते भी हैं और उसको अपनी मर्ज़ी की जगहों पे लेके भी जाते हैं। बट इन केस अगर ड्राइवर है तो वो यूज़ तो कर रहा है, पोजेशन में भी उसके है, लेकिन एन्जॉयमेंट वाला आंसर के अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे चला जाए वो नहीं शामिल। इसी तरह से ये 1888 का केस ला है ब्रैडबर्न वाला, ये भी आपने राइट टू यूज़ एंड एंजॉयमेंट में याद रखना है। राइट टू डिस्पोजिशन, ओनरशिप इंक्लूड द राइट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अदर्स आइदर थ्रू सेल, गिफ्ट और इनहेरिटेंस।
The owner can also create lesser interest in the property such as leases or mortgages. अब आप लोग एक प्रॉपर्टी को ख़रीद लेते हैं, उसके कम्प्लीटली ओनर बन जाते हैं, उसको पोजेशन उसका आपको मिलेगा, फिर आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं, राइट टू यूज़ एंड एन्जॉयमेंट होगा आपके पास। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट राइट टू डिस्पोज ऑफ दैट प्रॉपर्टी, अपनी मर्ज़ी से जिसे चाहें दे भी दें, सेल भी कर दें, गिफ्ट कर दें, इनहेरिटेंस के थ्रू आपके आगे औलाद में चली जाए या स्पाउसेस में चली जाए, तो आप हर तरह से उसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, बैंक लोन ले सकते हैं। तो राइट टू डिस्पोजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसे डिस्पोजिशन का, पोजेशन और डिस्पोजिशन का राइट, फिर यूज़ और एन्जॉयमेंट का राइट। नेक्स्ट आता है राइट टू एक्सक्लूजन, मतलब ओनरशिप में आप कभी आपने कोई रजिस्ट्री देखी हो, तो ये एक एक्सक्लूसिव ओनरशिप होती है कि किसी और का कोई अमल दखल नहीं होता। वहाँ लिखा होता है बिला शिरकत गैर है कि मैं ही टोटली राइट्स रखता हूँ, प्रॉपर्टी को कम्प्लीटली ओन करता हूँ, कोई और इस पे मतलब अपना क्लेम नहीं कर सकता। द ओनर हैज़ द राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम यूजिंग और इंटरफेयरिंग विद द प्रॉपर्टी, कि आपकी प्रॉपर्टी में कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता। केस लॉ की एग्जाम्पल है 1765 का एंटिक का केस है, ये याद रखना है। इसमें इस्टेब्लिश किया था प्रिंसिपल दैट एवरी पर्सनस होम इज़ देयर कैसल एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट इंट्रूड विदाउट लीगल अथॉरिटी। फिर राइट टू सिक्योरिटी भी है, ये एक मॉडर्न एरा में बहुत इम्पॉर्टेंट राइट है कि आपको स्टेट ने प्रोटेक्शन भी देनी है ओनरशिप के राइट को। आप लॉज बनेंगे जो कि आपकी ओनरशिप को प्रोटेक्ट करेंगे। स्टेट विल इंश्योर दैट द ओनर्स राइट कैन नॉट बी आर्बिट्रेरली टेकन अवे। फिर इसमें केस लॉ 1879 का है, व्हील्डन का, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास काइंड्स ऑफ ओनरशिप आती हैं। अब ओनरशिप कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन इंग्लिश लॉ। ऑब्वियसली कौन कौन सी फॉर्म्स हैं? एब्सोल्यूट ओनरशिप, द मोस्ट कंप्लीट फॉर्म ऑफ ओनरशिप। पहली ओनरशिप क्या है? एब्सोल्यूट, यानी कि टोटल ओनरशिप मौजूद है। फिर द ओनर हैज़ द फुलेस्ट राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग possession, use, enjoyment and disposition. There are no restrictions and the owner can exercise their rights indefinitely subject to legal limitations. Case law की example. फिर limited ownership refers to ownership that is restricted to some way, either in terms of time, use or other legal constraints. Example क्या है? Including life estates हैं, on where ownership lasts for the lifetime of a person. एंड लीज होल्ड इंटरेस्ट है वेयर ओनरशिप इज़ लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक पीरियड, जहाँ पे आप एज ए लेसी मौजूद हैं और आपको पता है कि 50 साल के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो प्रॉपर्टी, तो वो एक लिमिटेड टाइम की ओनरशिप है या लिमिटेड राइट्स की ओनरशिप होती है। फिर को ओनरशिप क्या होती है कि व्हेन द प्रॉपर्टी इज़ ओन्ड बाय मोर देन वन पर्सन, ऐसे जॉइंट ओनरशिप होती है, जहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल XYZ एक शख्स का एक घर है, उसकी डेथ के बाद उसके बच्चों के पास इनहेरिटेंस आ गई, तो 5 ओनर बन गए, पहले वो अकेला ही था ओनर, तो 3-4 लोग मिलके भी कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा लोगों को गिफ्ट कर दी जाए, तो ऐसी ओनरशिप को ओनरशिप कहलाएगी जहाँ पे प्रॉपर्टी के एक से ज़्यादा ओनर। नेक्स्ट है लीगल और इक्विटेबल ओनरशिप। Legal ownership refers to the ownership recognized by law, often registered and enforceable in the court. Equitable ownership क्या है कि on the other hand is recognized by equity. Law तो recognize नहीं करता, लेकिन equity के जरिए recognize की जाती है and often pertains to the beneficiary of a trust. अब जो ट्रस्ट के बेनिफिशरी होते हैं, इसको अलग से काइंड भी एक बना दिया है लोगों ने कि एक्चुअली एक वक़्फ़ क्रिएट हो गया, मैंने एक ट्रस्ट क्रिएट कर दिया, अब वो प्रॉपर्टी तो मेरे नाम है
ओनर भी मैं हूँ, लेकिन एक्चुअल बेनिफिट मैं किसको दे रहा हूँ? जो ट्रस्टी, जिस पर्पस, जिन लोगों के लिए मैंने ट्रस्ट कायम कर दिया, तो वो इक्विटेबल ओनर होंगे। इसको कॉरपोरेशन ओनरशिप, कंपनीज भी प्रॉपर्टीज़ ऑन करती हैं, कॉरपोरेशंस भी प्रॉपर्टीज़ ऑन करती हैं, विद द ओनरशिप बीइंग वेस्टेड इन द कॉरपोरेट एंटिटी, जहाँ पे ओनरशिप कॉरपोरेट एंटिटी में हो रादर दैन द इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स। दिस फॉर्म ऑफ ओनरशिप इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सनल ओनरशिप एंड इज गवर्न्ड बाय कॉरपोरेट लॉ। आप कंपनीज प्रॉपर्टीज़ परचेज कर सकते हैं, कंपनीज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनीज या कॉरपोरेशंस भी जो शेयर होल्डर से हट के कंपनी अपने नाम पे भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ऐसी ओनरशिप को कॉरपोरेशन ओनरशिप कहेंगे, जिनमें ओनर होती हैं। वही ट्रस्ट और बेनिफिशियल ओनर्स की काइंड को एक सेपरेट काइंड भी बनाया गया है, जहाँ पे ट्रस्ट और बेनिफिशियल ओनरशिप को बताया गया है। फिर वेस्टेड ओनरशिप कंप्लीट और फुल एब्सोल्यूट के मुताबिक होता है कि फुल ओनरशिप हो प्रॉपर्टी। ये आपको इसलिए डिफरेंट नेम्स के साथ मैं ये शेयर करवा रहा हूँ कि आपको अलग से ओनरशिप की काइंड नाम भी लिख कर पूछा जा सकता है कि इन पे नोट्स लिखें, तो फिर शॉर्ट नोट्स में आपके पास ये नाम यूज़ किया जाए तो आपको पता हो कि वेस्टेड ओनरशिप क्या है। फिर कॉन्टिजेंट ओनरशिप है। कॉन्टिजेंट डिपेंड्स करती है किसी ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट कि द ओनर डज नॉट हैव द फुल क्लेम to the property, but he can claim it on the fulfillment of some conditions. These conditions are of two types merely, वो namely क्या है? Condition precedent and condition subsequent. Condition precedent is where on the fulfillment of it the title is completed. Condition subsequent is whenever on the fulfillment of it the title already completed is extinguished. अब दो तरह की conditions हैं। एक precedent, जैसे ही कोई कंडीशन अटैच होगी ओनरशिप के साथ कि ये काम अगर करते हो तो बिल्कुल आपको कंप्लीट ओनर हो जाओगे, तो ये कंडीशन प्रेसिडेंट है। और सब्सिक्वेंट जो बाद में आप अगर कुछ करते हो तो ऑलरेडी कंप्लीटेड ओनरशिप कर जाएगी। नेक्स्ट कंक्लूजन आपने याद रखना है। कंक्लूजन में आप लोग ये देख सकते हैं कि मैं आपको जो लिखा हुआ पैराग्राफ है वो बता रहा हूँ कि ओनरशिप इन इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस इज़ अ मल्टी फेसेटेड concept with various essential elements and types. It provides the foundation of property rights and is integral to the functioning of a legal system that respects individual rights and freedom. The evolution of ownership concepts through case law illustrates the adaptability of English law in addressing the complexities of property ownership in a modern society. Understanding these fundamentals is crucial for any legal professional dealing with the property law, as ownership continues to be a dynamic and evolving area of jurisprudence. अब उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत समझ आया हो आर्टिकल से। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।